नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया 25 सितंबर। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। बड़ा खुलासा, पीएम मोदी को निशाना बनाना चाहती थी पीएफआई, 200 करोड़ से ज़्यादा मिला था फंडिंग। ये बड़ी खबर। दूसरी बिग ब्रेकिंग, भारत चीन बॉर्डर विवाद द्विपक्षीय है, हम इसमें दूर रहेंगे। रूस का बड़ा बयान, अमेरिका पर भी बोला बड़ा हमला रशिया ने आखिर ऐसा क्यों कहा, वो हम आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी अपडेट, यूएनएससी की बैठक छोड़कर भागे रूस के विदेश मंत्री, आलोचना से नाराज होकर यूक्रेन के राष्ट्रपति को कहा अपशब्द, वो भी हम आपको बताएंगे। चौथी बड़ी अपडेट, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने यूएन में फिर अलापा कश्मीर का राग, भारत ने दिया करारा और मुंहतोड़ जवाब। यानी यूएन ने एक बार फिर से यूएन में भारत ने पाकिस्तान को दिखा दिया है आईना। वहीं काबुल में मस्जिद के निकट धमाका, 7 की मौत, 41 लोग घायल हुए हैं, वो बताएंगे। इस बीच अमेरिका ने अफगानिस्तान से छीना गैर नाटो सहयोगियों का दर्जा, 2012 में किया था नामित, तो वो भी बताएंगे। शहबाज शरीफ की सुर में सुर मिला रही है महबूबा, जम्मू कश्मीर के मसले पर क्या कुछ बोल दिया है, तो वे एक एक करके विस्तार से। जहां पीएफआई के डर से, हिंसा से डरे बस ड्राइवर केरला में हेलमेट लगा चला रहे हैं वाहन, कहीं पत्थर न मार दें, तो वे एक एक करके विस्तार से बताएंगे। जहां अब बिहार में अकेले अपने मुख्यमंत्री नीतीश के साथ नहीं होगा कोई गठबंधन, अमित शाह ने किया ऐलान। यूपी में भी सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे ताबड़तोड़ एक्शन, तो एक एक करके विस्तार से। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश पूरी तरीके से सुरक्षित, चीन और पाकिस्तान को करारा झटका है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाना चाहती थी पीएफआई, 200 करोड़ से ज़्यादा का मिला है फंड। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने गुरुवार की सुबह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के देश भर के कई ठिकानों पर छापे मारे गए और 106 लोगों को गिरफ्तार किया था। एनआईए ने इतनी बड़ी कार्रवाई संगठन के आतंकियों से कनेक्शन के शक के चलते की गई थी। अब पीएफआई से जुड़े एक मेंबर ने पूछताछ में बड़ा खुलासा कर दिया है। इस मेंबर ने बताया है कि इनके संगठन के निशाने पर पीएम नरेंद्र मोदी की पटना यात्रा थी, उसे इस दौरान ट्रेनिंग भी दी गई थी और कैसे माहौल को भड़काना है। हालांकि अपने मंसूबों को अंजाम नहीं दे पाए। बताया जा रहा है कि इस संगठन का दुनिया भर से 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा का फंड भी मिला है। जानकारी के अनुसार आरोपी जिसने ये खुलासे किए हैं उसका नाम शफीक पैट है। ईडी और एनआईए दोनों ने मिलकर ये छापे मारे थे और मामले में दोनों ही एजेंसियां सतर्क रूप से काम कर रही हैं। ईडी ने जब शफीक से पूछताछ की तो उसने बताया कि पीएम मोदी की 12 जुलाई को पटना यात्रा के दौरान माहौल बिगाड़ने की योजना बनाई गई थी। इस दौरान संगठन के कुछ सदस्यों को माहौल बिगाड़ने की ट्रेनिंग दी गई थी। हालांकि आपको बता दें इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश की पुलिस भी गंभीरता से जांच कर रही है, जहां पीएफआई का जो संबंध है उनके तुर्की और आईएसआई से भी निकल कर आए हैं। फंडिंग भी उनको लगभग 200 करोड़ रुपए की हुई है। इतना ही नहीं, और सुनिए, आपको बता दें इस पूरे मामले में देश भर में पीएफआई को बैन करने की मांग उठ रही है। तो अगर आप भी मानते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं। एक और अपडेट निकल के आई है, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ एक बार फिर से यूएन में रोया। किसके लिए? कश्मीर, वही मुद्दा। भारत ने दे दिया मुंह तोड़ और करारा जवाब, मुंह छिपाकर भागा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया। शुक्रवार की रात संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बोलते हुए पीएम शरीफ ने कहा युद्ध अब कोई विकल्प नहीं है। ठीक, पाकिस्तान अपने सभी पड़ोसियों के साथ शांति चाहता है। हम भारत सहित अपने सभी पड़ोसियों के साथ शांति चाहते हैं, ये भी कहा। साउथ एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता जम्मू कश्मीर विवाद के न्याय संगत और स्थायी समाधान पर निर्भर करता है। कितना ठीक कहा, अब आप समझिए। लेकिन अब भारत ने भी करारा जवाब दिया। पाकिस्तान के इन आरोपों का जवाब देते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारतीय मिशन के पहले सचिव जो मेजिटो विनेटो ने कहा यह बहुत दुखद की बात है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इस मंच का इस्तेमाल भारत पर झूठे आरोप लगाने के लिए कर दिया है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वो अपने देश में हो रही घटनाओं को छिपा सकें और भारत के खिलाफ अपने उन वार्ताओं को सही ठहरा सके जो दुनिया को मंजूर नहीं है। बेनीटो ने इस्लामाबाद पर सीमा पर आतंकवाद में शामिल होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि एक राजनीतिक जो दावा करती है कि अपने पड़ोसियों के साथ शांति चाहती है और कभी भी सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित नहीं करेगी, न ही मुंबई आतंकवादी हमले का प्लान बनाने वालों को अपने आश्रय देगी। बेनीटो ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर मुद्दा उठाते हुए कहा है कि पाकिस्तान में हिंदू, सिख और ईसाई परिवारों की लड़कियों का अपहरण, फिर शादी, उसके बाद धर्मांतरण किया जा रहा है।
दुनिया के अन्य कई देशों में इसका संज्ञान लेना चाहिए। तो इस तरीके से जो है वो उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को करारा जवाब दिया और मुंह छिपाकर, मुंह देखने लायक था जब ये भाग रहे थे, मुंह पर पेपर रखकर भाग रहा था पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शरीफ। अगली एक और अपडेट, भारत और चाइना बॉर्डर विवाद को लेकर मामला है पूरा द्विपक्षीय, हम इससे रह सकते हैं दूर, रूस के ने यूएन में किया बड़ा ऐलान। दरअसल दोस्तों, भारत ने चाइना के बीच पिछले 28 महीने से चल रहे गतिरोध को रूस का बड़ा बयान आया है। रूस ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि ये पूरा मामला जो है वो कहीं न कहीं एक तरीके से द्विपक्षीय है, तो अब हम इस सारे मामलों को लेकर कुछ कह भी नहीं सकते हैं। हम ये मानते हैं कि ये पूरा मामला जो है वो द्विपक्षीय है, इस वजह से इस पूरे मामले में कहीं न कहीं एक तरीके से इस पूरे मामले में हम कुछ नहीं कर सकते हैं और भारत और चाइना को चाहिए कि वो बैठकर मुद्दे को हल करे। भारत में मौजूद रूसी राजदूत डेनिस एपिलोव ने कहा है कि इस बात पर अड़िग हो रहे हैं कि भारत और चीन के बाद द्विपक्षीय मामला है और इस पूरे मामले में अमेरिका को भी टांग नहीं अड़ाना चाहिए और सारे के सारे देशों को मिल बैठकर अपने आप से इस पूरे मामले को जो है वो कहीं न कहीं एक तरीके से मानना चाहिए। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, अगली खबर बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां भारत, हमने आपको बताया इस बीच काबुल में मस्जिद के निकट धमाका, 7 की मौत और 41 अन्य हुए घायल। जी हाँ दोस्तों, दरअसल अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में शुक्रवार दोपहर मस्जिद के निकट हुए धमाके कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई और 41 अन्य घायल हो गए। हाल ही के महीनों में शुक्रवार को मस्जिदों के निकट हुए धमाकों के सिलसिले में ये ताज़ा कड़ी और इनमें कई धमाकों की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ले ली है। काबुल पुलिस के प्रवक्ता खालिद जदरान ने बताया है कि मस्जिद में नमाज के बाद लोग घर की ओर लौट रहे थे तब ये धमाका हुआ। मरने वाले सभी आम नागरिक हैं, घायलों में बच्चे भी शामिल हैं। गृह मंत्री के प्रवक्ता अब्दुल नफ़ी ताकोर ने कहा है कि धमाका मस्जिद के निकट मुख्य मार्ग पर किया गया। इटली के गैर सरकारी संगठन की ओर से चलाए जा रहे आपात हॉस्पिटल ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। धमाका वाला स्थान काबुल में ग्रीन जोन कहा जाता है, जहां कई विदेशी दूतावास व नाटो कार्यालय थे। इन सब पर सत्ताधारी तालिबान का नियंत्रण है। वजीर अकबर खान मस्जिद को पहले भी निशाना बनाया जा चुका है। एक और अपडेट निकल के आई है, अफगानिस्तान, अमेरिका ने अफगानिस्तान से छीना गैर नाटो सहयोगियों का दर्जा, 2012 में किया था नामित। अफगानिस्तान में सैन्य वापसी और तालिबान शासन के बाद अमेरिका धीरे धीरे अब इस मुल्क से अपना हर रिश्ता तोड़ रहा है। अब अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान पर एक और बड़ी कार्रवाई कर दी है। बाइडेन ने अफगानिस्तान के एक प्रमुख और गैर नाटो सहयोगी का दर्जा छीन लिया है। 2012 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने अफगानिस्तान के एक गैर नाटो सहयोगी नामित किया था और इसके तहत दोनों देशों के बीच रक्षा और आर्थिक सहयोग का रास्ता साफ हो गया था। मालूम हो कि एक प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में अमेरिका अफगानिस्तान को विशेष तौर पर रक्षा क्षेत्र में कई तरीके की सुविधाएं व छूट मुहैया कराता था। अमेरिका ने 1987 में प्रमुख गैर नाटो सहयोगियों का दर्जा शुरू किया था। इसके तहत उसने अब तक अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, ब्राज़ील, कोलंबिया, मिस्र, इजराइल, जापान, जॉर्डन, कुवैत, मोरक्को, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलीपींस, कतर, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और ट्यूनीशिया और अफगानिस्तान को दर्जा लिया गया है। एक और अपडेट, शहबाज शरीफ के सुर में सुर मिला रही थी महबूबा, जम्मू कश्मीर मसले पर क्या बोली समझिए। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान के मुख्य प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सुर में सुर मिलाती नजर आ रही हैं। शनिवार को उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान के पीएम ने जम्मू कश्मीर के मसले को हल करने और दोनों देशों के रिश्ते को अच्छा करने की बात कही तो ये होना चाहिए। महबूबा ने कहा है कि जैसे वाजपेयी जी के समय दोनों देशों ने बैठकर बात की थी, वैसे ही दोनों देश जम्मू कश्मीर का हल निकाले तो ये देश के लिए अच्छा होगा। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर का मामला उछाला हुआ है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर का मसला जटिल है, इसे जेल में तब्दील कर दिया गया है। अब यहाँ आए दिन मुठभेड़ होती रहती है, अब इस मसले को सुलझाना ज़रूरी हो गया है। बता दें, पीडीपी चीफ ने अनंतनाग में मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए कहा है। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ फैलाने पर भारत ने फिर पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत मिशन के प्रथम सचिव मिजिटो बिनोटो ने कहा है कि ये खेदजनक है कि पाकिस्तान के पीएम ने इस सभा में भारत पर झूठे आरोप लगाए हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, आपको बता दें चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खिलाफ सीबीआई का ऑपरेशन मेघ चक्र 20 राज्यों में
56 ठिकानों पर मारी रेड। बाल यौन शोषण से जुड़ी चीज़ों की ऑनलाइन शेयरिंग के खिलाफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने बड़ी कार्रवाई की। जांच एजेंसी ने शनिवार को 20 राज्यों के 56 ठिकानों पर दबिश दी है। सीबीआई की तरफ से इसे ऑपरेशन मेघ चक्र नाम दे दिया गया है। खबर है कि इंटरपोल सिंगापुर से मिले इनपुट और बीती साल अंजाम दिए गए ऑपरेशन कार्बन के दौरान हासिल की गई जानकारी के आधार पर छापे मारे गए हैं। सीबीआई ने सर्कुलेशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन मटेरियल के 2 मामलों को लेकर एक्शन लिया है। खबर है कि अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए कथित तौर पर CSEM शेयर करने में शामिल लोगों की शुरुआती जानकारी इंटरपोल न्यूजीलैंड से मिली थी। सीबीआई ने सिंगापुर के जरिए एक खुफिया जानकारी हासिल की। इससे पहले साल 2021 में सीबीआई ने ऑपरेशन कार्बन को अंजाम दिया था। उस दौरान देश भर में 83 लोगों के खिलाफ 76 ठिकानों पर रेड की गई थी। कई गिरफ्तारियां की गई थी। ऑपरेशन मेघ चक्र के जरिए जांच एजेंसी CSEM को ऑनलाइन शेयर करने के मामले में लोगों को पता लगा रही है। खबर इस तरीके के रैकेट एक व्यक्ति का एक संगठन के स्तर पर भी चलाया जाता है। ऑपरेशन का खास निशाना क्लाउड स्टोरेज फैसिलिटी है, जिनकी मदद से पैडलर नाबालिगों से जुड़ी यौन सामग्री को सर्कुलेट करते हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, जहां चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग हो गया है नज़रबंद। चीन में चर्चाएं हो गई हैं तेज। क्या है पूरा मामला वो भी ज़रा आप समझ लीजिए। दोस्तों सोशल मीडिया पर ये दावा किया जा रहा है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को नज़रबंद कर चीनी सेना ने तख्तापलट कर दिया है। कई चीनी सोशल मीडिया हैंडलर्स का ये कहना है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठों द्वारा उनको पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA के प्रमुख के पद से हटाने के बाद नज़रबंद कर दिया गया है। इस मामले में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए कहा कि अफवाह पर से पर्दा उठना चाहिए। क्या वाकई चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को नज़रबंद कर दिया गया? दरअसल ट्विटर पर शी जिनपिंग हैशटैग ट्रेंड चल रहा है। चीन में ऐसी चर्चाएं हैं कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट कर PLA ने तख्तापलट कर दिया है। न्यूज़ हाइलाइंस विजन की एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी राष्ट्रपति को हाउस अरेस्ट पूर्व चीनी राष्ट्रपति हू हियातो और पूर्व चीनी प्रीमियर विन विजेताओं ने के कहने पर किया गया है। अन्य स्थायी समिति के पूर्व सदस्य सोंग गोमपिंग को चीन की सेंट्रल गार्ड ब्यूरो का नियंत्रण वापस लेने के लिए माना लिखा गया है। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है और अब इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं एक तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी ने भी ट्वीट करके इसको हवा दे दी है। जहां भारत में इसकी चर्चा है तो उसकी चर्चा दुनिया भर में फैल चुकी है और यही कारण है कि चर्चाओं का बाजार गर्म है। बस चर्चाओं का बाजार जहां एक तरफ गर्म है तो दूसरी तरफ अब शी जिनपिंग को लेकर ये बातें भी हो रही हैं। एक और अपडेट, यूपीए सरकार में थम गई थी इकोनॉमी, इन्फोसिस को फाउंडर ने बताया तब तक का माहौल। कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार के वक्त देश की इकॉनमी ठहर गई थी। ये बात दिग्गज IT कंपनी इन्फोसिस को फाउंडर नारायण मूर्ति ने कही है। उन्होंने कहा है कि बतौर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह असाधारण व्यक्ति थे, लेकिन भारत में आर्थिक गतिविधि आगे नहीं बढ़ पा रही थी। इतना ही नहीं, नारायण मूर्ति ने कहा, मैं लंदन में 2008 और 2012 के बीच HSBC के बोर्ड में था। पहले कुछ वर्षों में जब बोर्ड रूम बैठकों के दौरान में चीन का 2 से 3 बार जिक्र किया गया था तो भारत का नाम 1 बार आता था। मूर्ति ने आगे कहा, मुझे नहीं पता कि भारत के साथ क्या हुआ। पूर्व PM मनमोहन सिंह एक असाधारण व्यक्ति थे और मेरे मन में उनके लिए बहुत सम्मान है, लेकिन यूपीए के दौर में भारत ठहर गया था, निर्णय नहीं लिए जा रहे थे। आपको बता दें साल 2018 में कि दुनिया बड़ी बैंकों में शुमार HSBC के बोर्ड में नारायण मूर्ति शामिल किए गए थे। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, अकाल के दरवाजे पर खड़े हैं 45 देशों के 5 करोड़ लोग। संयुक्त राष्ट्र खाद्यान्न प्रमुख अब चाहते हैं एक्शन। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य प्रमुख ने गुरुवार को चेतावनी देते हुए कहा है कि दुनिया बेहद विकराल स्थिति का सामना कर रही है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्यान्न प्रमुख ने खासकर खाड़ी देशों और अरबपति दानदाताओं से इस संकट से उबरने के लिए कुछ दिनों का मुनाफा दान करने का अनुरोध भी किया, ताकि उर्वरक आपूर्ति के मौजूदा संकट के अगले साल होने वाली खाद्यान्न की कमी से निपटा भी जा सके। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP के कार्यक्रम निदेशक डेविड बेस्ली ने एसोसिएटेड प्रेस को दिए एक साक्षात्कार में कहा है, अन्यथा पूरी दुनिया में अराजकता पैदा होने वाली है। उन्होंने कहा है दुनिया भर में लोग पीड़ित हैं, लोग मर रहे हैं। जब हर 5 सेकंड में एक बच्चा भूख से मरता है तो हमें शर्म आनी चाहिए। बेस्ली ने कहा है कि जब उन्होंने 5.5 साल पहले WFP की कमान संभाली थी तब दुनिया भर में केवल 8 करोड़ लोग भूखमरी के कगार पर पहुंच रहे थे, लेकिन जलवायु समस्या के कारण ये संख्या बढ़कर 13 करोड़ पहुंच गई है।
तो लगातार इस तरीके के मामले आए हैं। एक और अपडेट, ईरान महिलाओं को मिला मस्क का साथ, इंटरनेट प्रतिबंध के बीच स्टारलिंक सर्विसेज होगी एक्टिव। दरअसल ईरान में बुर्क के खिलाफ प्रदर्शन कर रही महिलाओं को दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क का समर्थन मिला। ज़बरदस्त हिंसा के बाद यहाँ इंटरनेट बैन के खिलाफ मस्क ने अपनी स्टारलिंक सर्विसेज को एक्टिवेट करने का ऐलान कर दिया। स्पेस एक्स के CEO एलन मस्क ने कहा है कि वो ईरान में फ्री इंटरनेट सर्विसेज के लिए सैटेलाइट सर्विसेज इंटरनेट सेवा स्टारलिंक को सक्रिय करने जा रहे हैं। मस्क ने ये ऐलान तब किया जब एक उच्च अमेरिकी अधिकारी ने एक ट्वीट में कहा था कि ईरान के लोगों ने फ्री इंटरनेट की सूचना मुफ्त प्रवाह के लिए अमेरिका कार्रवाई करेगा। तो ये चीज़ें जो हैं, हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, आपको बता दें, जहाँ लगातार अब गृह मंत्री अमित शाह, नीतीश कुमार भाजपा के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। 2025 में बीजेपी से बिहार का CM ही होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिनों के बिहार दौरे से प्रदेश की राजनीति में गर्माहट बढ़ गई है। शुक्रवार को पूर्णिया में एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने जहां भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं को लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर कमर कसने का आह्वान किया, वहीं किशनगंज में आम नेताओं व कार्यकर्ताओं से मिलकर बातचीत की और बिहार के सियासी धरातल की सच्चाई जानी, जहां उन्होंने भाजपा के नेताओं को चुनाव जीतने का मंत्र भी बताया। भाजपा विधायक सांसदों के साथ बैठक के बाद अमित शाह ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत की। इस दौरान पत्रकारों ने उनसे ये भी जानना चाहा कि बिहार में भाजपा के मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक तरीके से